क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख मतलब कि वेन डायग्राम, उसी को वेन आरेख बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो पहला जो है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन का पूरक जो होगा, है ना, तो उसका हम लोग क्या करना है, वेन आरेख ड्रॉ करना है ना। तो इस तरह से चारों को जो जो उसका उसका वेन आरेख होगा उसको हम लोग को ड्रॉ करना होगा, यदि यह क्वेश्चन इस तरह से आए तो, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए समुच्चय बी के सम्मिलन, है ना। तो यदि पूछता हम लोग से कि यहाँ पर ये समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन का आप इसका वेन आरेख खींचिए, इसका, है ना। समुच्चय ए समुच्चय बी के सम्मिलन के वेन आरेख खींचिए, तो हम लोग क्या कैसे खींचते हैं इसको, तो हम लोग कुछ इस तरह से खींचते हैं। एक क्या करते हैं हम लोग कि ड्रा करते हैं एक आयत। आयत किसके लिए होता है, आयत किसके लिए होता है हम बताए हैं ना। तो आयत हम लोग का होता है सर्वात्रिक समुच्चय के लिए होता है। आयत लिया जाता है, मान लेता है कि आयत वह है जिसमें जितने भी अन्य समुच्चय हैं सभी के सभी उसमें उसके सभी के सभी जितने भी होते हैं अवयव उस सर्वात्रिक समुच्चय में होता है, उपस्थित होता है। जैसे कि इससे पिछले क्वेश्चन में किए कि सर्वात्रिक समुच्चय दिया गया था, उसमें 1 से लेकर 9 तक प्रकृत संख्याएं थी, और समुच्चय ए दिया गया था जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव थे। तो जितने भी समुच्चय ए का अवयव है वो क्या है कि सर्वात्रिक समुच्चय हमारा पहले से है, और जो समुच्चय बी था उसमें क्या था हमारा अवयव, तो 2, 3, 5, 7 था, तो वो भी अवयव हमारे सर्वात्रिक समुच्चय में है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी अन्य समुच्चय होते हैं उन सब की जितने भी अवयव होते हैं वो हमारे सर्वात्रिक समुच्चय में होता है। मतलब कि समुच्चय ए में जो अवयव होंगे, समुच्चय बी में जो अवयव होंगे, इनमें जो जो अवयव की बात होगी सभी के सभी इस आयत के अंदर ही आएगा। इसलिए एक सर्वात्रिक समुच्चय के लिए हम लोग आयत ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमसे पूछा जाता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन का आप आयत ड्रॉ करिए, क्या वेन आरेख ड्रॉ करिए, तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो इस तरह से हम आयत ड्रॉ करते हैं। ये हमारा होता है किसके लिए, तो सर्वात्रिक समुच्चय के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम इधर एक सर्कल एक वृत्त ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, है ना। और ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा क्या है, तो ये हमारा समुच्चय ए के लिए है वृत्त, है ना। उसी तरह से इधर भी हम ड्रॉ करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो वृत्त है किसके लिए है, तो ये हमारा समुच्चय बी के लिए है, ठीक है ना। ये हमारा समुच्चय बी के लिए है और ये हमारा ए के लिए वृत्त ले लिए हैं इसके अंदर। तो यदि हमको ए और बी का सम्मिलन का वेन आरेख ड्रॉ करना पड़ता तो क्या करते हम कि जितने भी ए के वृत्त और जितने ही बी के वृत्त में जो जो है सभी को रंग देंगे। मतलब कि यदि हम आपको रेखा के माध्यम से लाइन के माध्यम से खींच कर दिखाएं हम मार्कर से, तो कुछ इस तरह से हम इसको रंग देते हैं, है ना। यदि कलर था कलर से देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इधर आगे भी बस ए और बी के जितने भी वृत्त में आ रहे हैं सम्मिलित है सभी को हम लोग रंग देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से समुच्चय ए समुच्चय बी के सम्मिलन, है ना, उसका वेन आरेख ये हो जाएगा। समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन का वेन आरेख हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग खींचना क्या है, खींचना है ए और बी के सम्मिलन का वेन आरेख नहीं, सम्मिलन के पूरक का वेन आरेख। तो पूरक के लिए हम लोग क्या करते थे, तो जिसका हम लोग पूरक निकालते थे उसके अवयवों को सर्वात्रिक समुच्चय में से हटा देते थे। जैसे कि समुच्चय ए में जो अवयव था 2, 4, 6, 8, जब समुच्चय ए का पूरक निकाल रहे थे अभी हम लोग, तो सर्वात्रिक समुच्चय में से जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक प्रकृत संख्याएं थी, उसमें से 2, 4, 6, 8 को हटा देते थे हम लोग, और जो बचता था क्या हमारा, तो 1, 3, 5, 7, 9 बचता था, जो कि क्या था हमारा सभी विषम संख्या बच रही थी। तो उसका समुच्चय मानते थे तो क्या होता था, वो हमारा समुच्चय ए का पूरक हो जाता था, है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब इसका पूरक निकालना होगा हमें, है ना, ए बी के सम्मिलन का जब पूरक निकालना होगा हम लोगों को, तो इसके जितने भी अवयव है ना, इसके जितने भी अवयव हैं उसको हम लोग आयत के अंदर से हटा देंगे, मतलब गायब कर देंगे वहां से। और जो जो आयत के अंदर बच गए बाकी अवयव, है ना, उसका समुच्चय बना देंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इन इन अवयवों को जो जो यहाँ पर कवर किया गया है, ये सभी के सभी अवयवों को यहाँ पर इन सभी के सभी अवयवों को यहाँ से हटा देंगे, मतलब कि गायब कर देंगे, सबसे मिटा देंगे। इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे उसको हम मिटा देंगे। तो आयत के अंदर रह कौन गए अभी अवयव, अब जो अवयव रह गए जो कि हमारा पहले से यहाँ पर जो अवयव होंगे यहाँ पर ये वाले,
है ना। ये जो बाहर जो अवयव हमारे होंगे, जो कि और अवयव होते हैं सर्वात्रिक समुच्चय में, जो कि समुच्चय ए में नहीं होते हैं, मान लीजिए समुच्चय बी में नहीं होता है। जैसे कि 9 था सर्वात्रिक समुच्चय में, जस्ट पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 9 जो था वो समुच्चय ए में भी नहीं था, क्योंकि उसमें 2 4 6 8 अवयव थे, और समुच्चय बी में भी नहीं था क्योंकि उसमें 2 3 5 7 अवयव थे। तो इस तरह से हम लोग 9 यदि अवयव को आयत के अंदर दिखाना होता, वेन आरेख दिखाना होता उस समुच्चय को, तो 9 कहीं इस दोनों वृत्त में कहीं नहीं आता, वो 9 इधर दोनों वृत्त में कहीं नहीं आता, वो कहीं बाहर इधर कहीं आता है ना। मान लीजिए यहाँ पर 9 आ गया हमारा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हमको ए और बी के सम्मिलन के पूरक का वेन आरेख ड्रा करना होगा, तो उसमें ए और बी में जो भी वृत्त में जो भी जगह है, स्पेस है, उसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि उसी का पूरक निकालना है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे और बाकी सबको जो आयत के अंदर जितना विषय रह गया उसको कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जब ड्रॉ करेंगे हम लोग ए और बी के सम्मिलन के पूरक का क्या वेन आरेख, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके वेन आरेख को खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक आयत लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आयत हम ले लिए यहाँ पर। अब आयत लेने के बाद में ये हमारा आयत किसके लिए हो गया, तो किसी सर्वात्रिक समुच्चय के लिए हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ यू करके, यू मतलब कि सर्वात्रिक समुच्चय के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए ऐसे कर लेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा टीचर जो होंगे कि हमारा सर्वात्रिक समुच्चय के लिए आयत लिया गया, उसके अंदर 2 वृत्त लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 समुच्चय की बात हो रही है, समुच्चय ए और बी। यदि 3 समुच्चय की बात होती तो कुछ इस तरह से कहीं और इधर भी एक और वृत्त खींचना पड़ता है ना। 4 समुच्चय की बात होती तो कहीं इधर एक और वृत्त खींचना पड़ता, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है, तो मान ले रहे कि हमारा समुच्चय ए है और ये हमारा समुच्चय जो है समुच्चय बी है। तो इन दोनों समुच्चय में जो जो स्पेस आ रहा है उसको हम लोग कलर नहीं करेंगे, और बाकी जो बच गया आयत के अंदर स्पेस उसको हम लोग कलर करेंगे। कौन कौन जो है, तो ध्यान दीजिए, ये जो हम कलर कर रहे हैं यहाँ पर, इनको हम लोग इसमें कलर कर देंगे, भर देंगे कुछ इस तरह से। तो हम लोग ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल कर आ जाएगा समुच्चय ए और बी के सम्मिलन का, है ना, सम्मिलन का वेन सम्मिलन के पूरक का वेन आरेख हमारा इस तरह से निकल कर हम लोग का आ जाएगा। ये जितना है इधर बाहर का सभी को हम लोग कलर कर देंगे इस तरह से, अंदर कलर नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय ए समुच्चय बी के सम्मिलन के पूरक का वेन आरेख, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अगला जो है कि ए के पूरक बी के पूरक के सर्वनिष्ठ का निकालना है, वेन आरेख ड्रा करना हम लोगों को, ठीक है। तो ई का पूरक यदि हम बनाए, देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जिस विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 समुच्चय के विषय में बात हो रही है, ए और बी, है ना। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में 2 समुच्चय है, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। तो यहाँ पर जब हमको ए का पूरक के लिए बनाना पड़ेगा क्या, तो वेन आरेख कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, ए के पूरक के लिए कुछ इस तरह से हमारा वेन आरेख बनेगा। छोटा इधर की आते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि हमारा वृत्त ए है, ये हमारा वृत्त बी है, इस तरह सम्मिलित बनाएंगे। हो सकता है कोई अगर दोनों में कॉमन हो, इसलिए सम्मिलित करके इस तरह से बनाएंगे, है ना, इंटरसेक्ट करके। तो यहाँ पर यदि हमारा समुच्चय ए है और ये हमारा समुच्चय बी है ना, तो जब हम लोग को निकालना होगा ए का पूरक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, यदि जब हम लोग को निकालना होगा ए के पूरक, पहले हम इसका वेन आरेख ड्रा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम इसका वेन आरेख ड्रा करेंगे, उसके बाद आपके सामने हम दोनों की जो वेन आरेख होंगे उसका हम सर्वनिष्ठ लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, तो ए के पूरक मतलब कि ए के मतलब कि जो समुच्चय ए होगा उसके लिए जो वृत्त आया है ये पूरा आया है, ये हमारा समुच्चय ए के लिए है। समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे इसी के अंदर होंगे ना। तो लेकिन ए के पूरक होता है क्या कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव होते हैं उनको हटा देते हैं, कहाँ से, तो सर्वात्रिक समुच्चय के अवयवों में से, और बाकी जो बच गया है ना, मतलब आयत में बाकी जो बच जाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय में बाकी जो बच जाएगा है ना, उसका हम समुच्चय बना देते हैं। बनाने के बाद में वो क्या होता था हमारा ए का पूरक, मतलब कि एक वृत्त को छोड़कर बाकी सभी को हम कलर कर देंगे।
तब बाकी सभी को जब कलर कर देंगे हम लोग, ये भी कलर हो जाएगा, बी भी हो जाएगा इतना। तो ये बाकी सभी को जब कलर कर रहे हैं तो ये क्या है, ए के पूरक का ये हमारा वेन आरेख इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारे ए का पूरक का वेन आरेख बन गया। अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बी के पूरक का भी वेन आरेख बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, बी के पूरक का जब हम लोग वेन आरेख बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर वृत्त ए ले लेंगे हम, है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम वृत्त बी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा वृत्त ए है और ये वृत्त हमारा बी है, लेकिन इस पर हम निकाल रहे हैं क्या, वृत्त बी के पूरक, समुच्चय बी के पूरक। मतलब कि समुच्चय बी के पूरक का मतलब यह हुआ कि सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी के अवयवों को हटा देंगे और बाकी जो बच गया अवयव सर्वात्रिक समुच्चय के, उसका समुच्चय बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी के पूरक हो जाएगा, बी के पूरक का समुच्चय हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जो वृत्त है समुच्चय बी का, उसके अवयव को कलर नहीं करेंगे, है ना, उसको छोड़ देंगे। सर्वात्रिक समुच्चय के जो आयत आया है इसमें से समुच्चय बी के वृत्त को कलर नहीं करेंगे, बाकी को कलर कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी के पूरक का ये हमारा वेन आरेख बन जाएगा, बाकी को इस तरह से कलर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब कलर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी के पूरक का वेन आरेख। अब करना क्या है आगे हम लोगों को, तो ए के पूरक बी के पूरक का सर्वनिष्ठ लेना है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यदि हम बोल दें कि समुच्चय ए में दिया गया है अवयव 1 और 3, है ना, और बी में दिया गया है अवयव 3 और 4, तो हम पूछेंगे यदि आपसे कि ए और बी के सर्वनिष्ठ में जो समुच्चय होगा क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 का हम समुच्चय बना देंगे। ये हमारा हो गया ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय। तो उसी तरह से जो जो इस में मतलब कि ए के पूरक में हिस्सा कलर हुआ है और जो जो बी के पूरक में इस आयत के अंदर जो वी के पूरक वाला जो वेन आरेख है ना, तो इस आयत के अंदर जो जो हिस्सा कलर हुआ है, देखना है कि कौन सा हिस्सा जो कि दोनों में कलर हुआ है। ए के पूरक वाला वेन आरेख में भी कलर हुआ है और बी के पूरक वाला भी वेन आरेख में कलर हुआ है, हमें ये देखना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर, तो जो हिस्सा कलर हुआ है ये जितना ही बाहर वाला हिस्सा है ना, जितना भी ये दोनों वृत्तों के बाहर वाला जो हिस्सा है वो हमारा ए के पूरक वाला वेन आरेख में भी है कलर, और बी के पूरक वाला जो वेन आरेख है इसमें भी है कलर, है ना। क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें कलर नहीं है और इसमें भी कलर नहीं है, ठीक है, तो उसको तो लेंगे नहीं। और जो बाकी इसको छोड़कर ये जो बच गया है ना, ये अर्धचंद्राकार का, जो कि क्या होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए होता है, उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। या फिर उसको हम लोग ए माइनस बी भी कहते हैं। ए माइनस बी का जो बनेगा वेन आरेख, तो इसमें ये कलर हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तो कलर है लेकिन इसमें नहीं है, हमको खोजना है जो कि दोनों में कलर है। ये वाला जो हिस्सा है ये, इसमें तो कलर नहीं है, इसमें है, तो कोई बात नहीं, उसको भी नहीं लेंगे। हमको देखना है कौन सा हिस्सा है जो दोनों में कलर है। तो दोनों वृत्तों के ए वृत्त बी वृत्त, है ना, यहाँ पर भी ए वृत्त और बी वृत्त, इन दोनों के अलावा जो हिस्सा है इस आयत के अंदर, ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला, ये दोनों में कलर समान है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं यही कि जो जो समान है दोनों का जो सर्वनिष्ठ कर रहे हैं, यानी ए के पूरक और बी के पूरक का जो सर्वनिष्ठ कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर, तो वो क्या आ रहा है, तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो दोनों में समान रूप से कलर है, इसलिए इसका जो ए के पूरक बी के पूरक का जो सर्वनिष्ठ का जो वेन आरेख बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पर बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारा कोई वृत्त ए हो गया और ये हमारा कोई वृत्त बी हो गया, ठीक है। तो
जो कौन कौन है जो कि दोनों में समान हिस्सा, जो दोनों में वो हिस्सा समान कलर है, तो वो जो है बाहर वाला, मतलब कि ये वाला। ये जो हिस्सा है दोनों वेन आरेखों में कलर है, मतलब कि ये अवयव दोनों में है ना, दोनों में, दोनों के समुच्चयों में। तो इस तरह से ए के पूरक और बी के पूरक का वेन आरेख का वेन आरेख इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस समुच्चय का वेन आरेख इस तरह से बनेगा। और ध्यान दीजिए, ये जो वेन आरेख हमारा आया है वही वेन आरेख यहाँ पर भी है। ये हमारा समुच्चय ए हो जाएगा और ये हमारा समुच्चय बी हो जाएगा, दोनों वही है। ऐसा देखिए, यदि पूछ दिया जाए आपसे कि ये जो है ए और बी के सम्मिलन का जो वेन जो पूरक है उसका जो ये वेन आरेख है, और और ए के पूरक और बी के पूरक के सर्वनिष्ठ वाला जो वेन आरेख है, दोनों समान है यहाँ पर, है ना। तो यदि पूछा जाए कि आपको इतना बराबर इतना वेन आरेख से सिद्ध करना है, वेन आरेख से लाइव सिद्ध करना है, तो आप लोग कोई टीचर पूछ दे तो आप लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। यही फुल एक्सप्लेनेशन है इसको और इसको बराबर सिद्ध करने का वेन आरेख के माध्यम से, यदि ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दे तब। ठीक है, आप लोग ऐसा कब कर पाएंगे, जब तक आप एकदम गहन तरीका से पाठ समुच्चय को समझ चुके होंगे, तब कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका भी वेन आरेख बना लिए जो कि ये रहा, और इसका भी बना लिए जो कि ये रहा। और ध्यान पाइए, हम आपको बताए भी थे कि एक नियम जो था उसको बोलते थे हम लोग क्या, तो डी मॉर्गन नियम या फिर डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उसमें क्या था, तो उसमें हमारे कुछ इस तरह से था कि यदि ए और बी के जो सर्वनिष्ठ है ना, सर्वनिष्ठ है, यदि उसका पूरक निकालना हो तो बराबर होता है किसके, तो ए हमारा ऐसे ही रहेगा, बी हमारा ऐसे ही रहेगा, जो ये डैश जो आया है पूरक के लिए वो दोनों को मिल जाएगा अगली बारी, ए को भी बी को भी, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जो ये एन के टाइप का है, जो ये उल्टा यू है, वो सीधा यू हो जाएगा। आपको हम बताए थे, ये हमारा क्या था, तो डी मॉर्गन जो नियम होता है उनमें से ये एक है। उसी तरह से दूसरा एक नियम है जो कि यदि दिया है आपको ए और बी के यहाँ पर सर्वनिष्ठ है, यदि सम्मिलन का पूरक कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो ये डैश है दोनों को मिल जाएगा, ए को भी बी को भी, यानी ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, दोनों के डैश हम दे दिए, और जो ये यू है ये पलट जाएगा अगली बारी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि ए और बी के जो सम्मिलन का जो पूरक है ना, जो कि यहाँ पर है, ए का पूरक बी के पूरक का जो सर्वनिष्ठ है जो कि यहाँ पर भी है। तो बेसिकली हम लोग किए का, तो बेसिकली हम लोग डी मॉर्गन नियम को वेन आरेख के माध्यम से सिद्ध कर दिए, पहला वाला जो था इसको। और दूसरा वाला जो है वो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, ए और बी के सर्वनिष्ठ के पूरक, जहाँ पर है ए और बी के सर्वनिष्ठ के, कहाँ गया ये वाला हम लोग इसको सिद्ध करना है। ये वाला जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये जो है इसको अब सिद्ध करना है, इसको हम लोग सिद्ध कर लिए, जो कि क्या है, ए और बी के सम्मिलन का जो पूरक है ये है, और ए के पूरक बी के पूरक का सर्वनिष्ठ जो है ये रहा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको वेन आरेख से सिद्ध कर दिए, अगली बार जो है इसको सिद्ध कर देंगे यहाँ पर वेन आरेख से। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग वेन आरेख के माध्यम से डी मॉर्गन जो नियम है उसको सिद्ध कर दे रहे हैं। तो इस तरह से सिद्ध किया था वेन आरेख के माध्यम से। ठीक है, तो अगली बार हमको इसका और इसका वेन आरेख बनाना है। तो अब हम जो ये फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करके ए का वेन आरेख बना दिए, बी का वेन आरेख यहाँ पर बना दिए, ऐसे नहीं करेंगे हम, अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। यदि आप लोग इतना समझ गए होंगे तो ये भी समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। पहली बात क्या करना हम लोगों को, तो ये हमारा जो है ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक, है ना, ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक। तो आप लोग यदि बताइएगा यहाँ पर हमें कैसे होगा, तो यदि हम आयत लेते हैं एक, ये हमारा आयत हो गया कोई, इसके अंदर हम दो वृत्त लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वृत्त की यहाँ पर बात की जा रही है, दो समुच्चय की बात की जा रही है। अब मान लिए ये वृत्त हम समुच्चय ए के लिए लिए हैं और ये वृत्त हम समुच्चय बी के लिए लिए हैं। बात हो रही है कि ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक। आप ही बताइए कि ए और बी के सर्वनिष्ठ होगा क्या पहले, तो ए और बी
दोनों का सर्वनिष्ठ जो होता है, इसका मतलब यह होता है कि वह अवयव जो समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है, उसका समुच्चय बनाते हैं, तो वो कहलाता है ए और बी के सर्वनिष्ठ का समुच्चय। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यह जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये वृत्त ए में भी है, मतलब कि इसमें जो अवयव आएंगे वो हमारा समुच्चय ए में भी होंगे, और ये जो हिस्सा है ये हमारा वृत्त बी में भी है, इसका मतलब कि इसमें जो अवयव आएंगे वो समुच्चय बी में भी होंगे, है ना। तो यही हमारा होगा ए और बी के, ए और बी के क्या, ए और बी के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख हमारा इसी तरह से बनेगा। इन करना क्या है, ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक ज्ञात करना है हम लोगों को। ये हमारा अभी क्या बना है, ए और बी के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख बना हुआ है, लेकिन इसका पूरक ज्ञात करना है, मतलब कि इसको छोड़कर बाकी सबको कलर कर देंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा, जब इसका पूरक हम करेंगे, इसका जब पूरक करेंगे हम, तो इसको छोड़ देंगे, इसके अवयव को कलर नहीं करेंगे, है ना। बाकी सबको हम कलर कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, इस तरह से हमारा निकल जाएगा, ये रहा। बाकी सबको यहाँ तक, ये यहाँ तक, है ना, बाकी सबको हम कलर कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा ये इस तरह से कलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक हमारा इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम निकाल दिए, इसका वेन किस तरह से बनेगा हमारा। अगला जो है कि ए का पूरक बी के पूरक का सम्मिलन। तो आप ही देखिए यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ए का पूरक बनाए थे, इसका वेनरेक बनाए थे, है ना, और बी का पूरक का वेनरेक हम लोग यहाँ पर बनाए। करना क्या है, तो दोनों का सम्मिलन करना है ना। सम्मिलन का मतलब कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में जो जो अवयव है, मतलब कि इसमें जो जो अवयव है, इसका मतलब यह हुआ वेन आरेख में कि वेन आरेख जब इसका बनाए हैं, यहाँ पर इसमें जो जो हिस्सा कलर हुआ है ना, और ये जो हमारा है बी के पूरक जो समुच्चय है, इसमें जो जो अवयव है, इसका मतलब यह हुआ कि बी के पूरक में जो हम वेन आरेख बनाए हैं बी के पूरक के लिए, इसमें जो जो हिस्सा कलर हुआ है वो बी के पूरक का अवयव हुआ, है ना। तो ए के पूरक बी के पूरक दोनों की अवयवों को, दोनों के जो समुच्चय है ये वाला और ये वाला, दोनों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, ए के पूरक और बी के पूरक, इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलन का समुच्चय बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इस वेनारेख और इस वेनारेख में हम लोग क्या करेंगे, जो जो हिस्सा इसमें कलर हुआ है, जो जो हिस्सा इसमें कलर हुआ है, हम मिला देंगे आपस में। ठीक है ना, और मिलाने के बाद उसको ड्रॉ कर देंगे, और वही हमारा हो जाएगा ए के पूरक बी के पूरक का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, सर्वनिष्ठ नहीं, सम्मिलन वाला समुच्चय, क्योंकि मिला रहे हैं ना यहाँ पर, तो अवयव को आपस में मिला दे रहे हैं, तो किसमें मिलाते हैं हम लोग, तो सम्मिलन में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हिस्सा है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये जो हिस्सा है इसमें तो कलर नहीं है, लेकिन इसमें कलर है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर कि 2 बार कलर है कि 1 बार कलर है ना, एक बार ना। तो जब इसका जब सम्मिलन करेंगे तो उसको हम एक बार लेंगे। जिस तरह से हम लोग समुच्चय ए में मान लीजिए क्या है, 1 और 3 अवयव है, और समुच्चय बी में जो अवयव है क्या है, 3 और 4 है ना। तो ए और बी के सम्मिलन जब करेंगे तो क्या करते हैं, 1, 3 और 4 ले लेंगे अवयव, ले लेंगे ना। तो 3 देखिए यहाँ पर, 3 तो हमारा 2 बार आया है, लेकिन 1 बार लिए है। उसी तरह से ये जो हिस्सा कलर हुआ है, इसमें भी हुआ है, ए के पूरक में भी, और ये बी के पूरक में भी ये हिस्सा कलर हुआ है। कोई बार नहीं, कोई बात नहीं, 2 बार कलर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम 1 बार ही कलर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा 1 और 4 है, इसमें 1 बार आया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसमें कलर 1 बार हुआ है ना, ये वाला ना, 1 बार तो कलर हुआ है, तो इसको हम कलर करेंगे। जैसे यहाँ पर लिए हैं इसमें एक अवयव, 4 जो है यहाँ पर, इसमें 1 बार है, जो कि इसमें नहीं है, 1 बार है, 1 बार आया हुआ है ना, मिला दिए हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 लिए हैं अवयव। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है कलर है, तो हम इन दोनों के सम्मिलन में भी कलर करेंगे, बी जो बी है इसको भी कलर करेंगे। कलर किसको नहीं करेंगे, बात ये आया। तो बात ये आया, तो ध्यान दीजिए, जो हिस्सा एक पूरक वाला वेनरेख
बी के पूरक वाला वेन आरेख दोनों में कलर नहीं हुआ है, उसको हम बस कलर नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि जो अवयव दोनों में नहीं है, दोनों समुच्चयों में नहीं है, वो अवयव दोनों समुच्चयों के सम्मिलन में नहीं होगा। बस इतनी सी बस बात। तो इसलिए इसका जो वेन आरेख बनेगा कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन दिया गया समझने के लिए। वेन आरेख के माध्यम से आप कैसे समुच्चय पाठ को समझते हैं। यदि आप समुच्चय पाठ को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना, तो आप इस सभी क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से कर देंगे, कुछ नहीं इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं हमारा समुच्चय ए है, और ये हमारा समुच्चय बी है, और ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको और इसको आपस में मिला दें तो सबको हम कलर करेंगे, बस इस हिस्सा को नहीं करेंगे जो सर्वनिष्ठ है दोनों का, उसको नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में कलर नहीं हुआ है ना। तो मतलब जो अवयव जो दोनों समुच्चयों में नहीं है उसको हम नहीं लेंगे दोनों के सम्मिलन में, है ना। तो इसलिए हम इसको छोड़कर बाकी सभी को कलर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, वेन एक्स्ट्रा कर दिए किसका, ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन का। अब ध्यान दीजिए, ये जो वेन आरेख है वही वेन आरेख ये भी है। इसका मतलब कि ए और बी के जो सर्वनिष्ठ है उसका पूरक जो है बराबर होता है ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के, जो कि हमारे डी मॉर्गन नियम के अनुसार है कि इतना बराबर इतना होता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला वही है कि ए और बी के सर्वनिष्ठ का जो पूरक है, यहाँ पर सर्वनिष्ठ का पूरक ये वाला बराबर है ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के, जो कि यहाँ पर है ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो नियम थे दोनों किसके थे, तो डी मॉर्गन लॉ का था, डी मॉर्गन नियम का था, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि सिद्ध करने को भी आता है कि आप सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना वेन आरेख से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका वेन आरेख आप ड्राई कर लीजिएगा, इसका भी ड्राई कर लीजिएगा, और अंततः दिखा दीजिएगा कि ये जो है वेन आरेख और ये जो है वेन आरेख दोनों बराबर है, सेम है, इसलिए ये दोनों समुच्चय भी आपस में समान होगा। यदि पूछता है कि इतना बराबर आप इतना सिद्ध करिए, है ना, तो इसका ड्रा करिएगा वेन आरेख जो कि यहाँ पर है, और इसका भी ड्रा करिएगा। इसका डायरेक्ट मत करिएगा, पहले ए का पूरक का ड्रा करिएगा, फिर बी का पूरक ड्रा करिएगा, दोनों का क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पर सर्वनिष्ठ करना है तो सर्वनिष्ठ कराकर इस तरह से ड्रा करिएगा। उसके बाद ए के पूरक बी के पूरक का सम्मिलन का वेन आरेख जो है यहाँ पर है उसको ड्रा करिएगा, और दोनों जो है वेन आरेख समान है, इसलिए दोनों समुच्चय अपन में समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय मान लिया गया सर्वात्रिक समुच्चय है। ठीक है, यदि ए जो है कोई समुच्चय ए मान लिया गया, यदि समुच्चय ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ना, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। देखिए यहाँ पर जो है कि ये तो समझ आ गया होगा कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय है। इतना बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो क्या है, सर्वात्रिक समुच्चय है। पहली बात ये हो गया। दूसरा कि कोई एक समुच्चय लिया गया जिसका नाम दिया गया ए, है ना, इनमें वह समुच्चय है जिसमें क्या है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यदि इस बात को आप समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से हल कर देंगे कि कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है, तो हमें ए का पूरक समुच्चय ए का पूरक क्या है हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि हमको समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करना है और हमें सर्वात्रिक समुच्चय दिया है तो उसमें सभी के सभी त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको ए को पूरक निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समुच्चय ए पता होनी चाहिए कि समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव है ना, कौन कौन से अवयव समुच्चय ए के अंदर होंगे, है ना। तो हम समुच्चय ए को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको समझ जाते हैं, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, जिसमें
जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो यहाँ पर दो शब्द आया है। पहला जो शब्द है कि कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। तो यहाँ पर जो कम से कम जो आया है ना, ये हमारा एक आ गया, और दूसरा जो है कि भिन्न है। ठीक है, तो पहला बात हम समझा देते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो यदि हम इस तरह से कुछ बना दें हम, है ना, और कुछ इस तरह से बना दें, ठीक है, और कुछ हम इस तरह से बना दें, और अब आपसे पूछे हम कि इसमें से कौन भिन्न है, तो भिन्न का मतलब क्या होता है। तो भिन्न क्या पर मतलब होगा अलग, अलग, क्या, अलग, मतलब सबसे अलग। इन तीनों में कौन है, चारों में कौन है, जो कि कोई एक है जो कि ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट का मतलब कि इन चारों में से कोई एक है जो कि शेष तीनों से अलग है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है इन चारों में से शेष तीन से अलग है, क्योंकि इसमें जो है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ स्माइल है तीनों में, और इधर जो है नीचे की तरफ स्माइल है। मतलब स्माइल नहीं है कह सकते कि वो उदास है फिर गुस्सा में है। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है। यहाँ पर भिन्न का मतलब क्यों यहाँ पर भिन्न यहाँ पर लिया गया है, इसको मतलब यहाँ पर किस तरह समझना है, तो अलग से समझना है कि अलग, है ना। तो देखिए, कम से कम एक, अब कम से कम एक का मतलब क्या होता है। यदि आपसे यदि आपसे कोई एक व्यक्ति बोले कि बोले कि हमको कम से कम 5 रुपया चाहिए, कितना, 5 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमको 10 रुपए देंगे तो हम लेंगे। यदि हम आपसे बोलते हैं कि हमको कम से कम 5 रुपए चाहिए, तो आप हमको 10 रुपए देंगे तो हम लेंगे, 9 रुपए देंगे तो हम लेंगे, 8 रुपए देंगे तो हम लेंगे, 7 रुपए आप देंगे तो हम लेंगे, 6 रुपए देंगे तो हम लेंगे, 5 रुपए देंगे तो हम लेंगे, 4 रुपए देंगे तो हम नहीं लेंगे, है ना। 3 रुपए देंगे तो नहीं लेंगे, 1 रुपए देंगे तो हम नहीं लेंगे। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 5 रुपया, इसका मतलब यह हुआ कि 5 चलेगा, कम से कम जो है वो हमको चलेगा, उससे अधिक भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा हमको, है ना। तो इसलिए कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो है, कम से कम मानते हैं एक कोण जो है वो 60 डिग्री से अलग है, मतलब कि 60 डिग्री नहीं है ना। 60 डिग्री कोई कम से कम उसमें समुच्चय ए में ऐसे त्रिभुज आएंगे जिन त्रिभुजों में कम से कम एक कोण तो 60 नहीं होना चाहिए, बस ना रहना। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा 60 हो गया, और ये भी हमारा कोण जो है 60 हो गया, और ये हमारा कुछ अलग हो गया, ये हमारा कुछ मान लीजिए 100 हो गया। लेकिन इस स्थिति में क्या हो गया, जब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी हमारा 60 होना पड़ेगा। तभी तो जो नियम होता है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है ना। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 करेंगे तो एक्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो कि ये कोण है वो भी 60 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये तो जो है समुच्चय ए के अंदर अवयव नहीं होगा, क्योंकि 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तीनों कोण जब 60 हो जाएगा, तीनों कोण जब 60 हो जाएगा, तो वहां पर ये नियम नहीं लागू होगा कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। एक कोण कम से कम हमको 60 नहीं चाहिए त्रिभुज में। बाकी आप कोई सा दे दीजिए हमको, जैसे कि कोई त्रिभुज इस तरह से भी होगा, ये हमारा मान लीजिए कि 80 है ना, ये हमारा क्या है 40 है, तो कितना हो गया 8 4 12, और ये हमारा 60 हो गया। तो यहाँ पर तो दो कोण क्या है 60 डिग्री से भिन्न है, तो हमको ये चीज चलेगा, ये भी हमको चलेगा। हमारा ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए इस पर 80 नहीं 90 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 80 हो जाएगा ना, क्योंकि 8 3 11 और 9 कितना, ये 90 और 30 है, 120 हो गया, और इधर ये तो अधिक हो गया, ये घट जाएगा 20 और ना 60 में से। जैसे कि इसको हम 10 बढ़ा दिए, इसको हम 10 घटा दिए, तो फिर तो बराबर हो गया, तो फिर ये भी 60 हो गया। इसको नहीं लेते, कुछ और लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम कर दिए, इसको हम बढ़ा दिए 80 से 90, इसको भी हम बढ़ा दिए, ये हमारा 50 हो गया, तो मतलब कि ये 60 7 ये हमारा 40 हो जाएगा अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोण जो है, हालांकि ये जो 90 वाला है कुछ इस तरह से बनेगा हमारा कोण, 90 समकोण इस तरह से, तो कहने करते हैं पर तीनों कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, है ना, तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है, तो ये भी चलेगा हमको,
लेकिन कम से कम एक कोण तो 60 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब कि एक कोण 60 नहीं होना चाहिए, वो समुच्चय ए में आएगा। 2 कोण 60 नहीं होना चाहिए, वो भी आएगा। 3 कोण 60 नहीं होना चाहिए, वो भी आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कोण जो 60 नहीं है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं है, ये भी और ये भी, ये दोनों जो कोण है 60 नहीं है, ये हमारा समुच्चय ए में एक पार्ट होगा, एक अवयव होगा। यहाँ पर देखिए, तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, तीनों कोण 60 से भिन्न है, ये भी हमारा समुच्चय ए में एक अवयव होगा, एक अवयव होगा, है ना। मतलब कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 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 वो त्रिभुज आएंगे जिनमें कोण क्या होंगे, कोण क्या होंगे, कम से कम एक कोण जो होगा, एक कोण जो होगा, एक कोण जो होगा 60 डिग्री नहीं होगा, है ना, 60 डिग्री नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा नंबर वो भी आएंगे जिसमें जिसमें क्या होगा कि दो कोण जो होंगे, दो कोण जो होंगे हमारा 60 नहीं होंगे, दो कोण जो होंगे वो भी हमारा 60 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों कोण 60 हमारा नहीं है, ये हमारा इस तरह से हो गया। एक कोण 60 नहीं होगा, जिसमें एक कोण 60 होना ही नहीं चाहिए कम से कम। तो ये तो हमारा जो है वो वाला था जो कि तीनों में 60 हो जाएगा, है ना। जब दो हम 60 ले लेते हैं और तीसरा हम 60 नहीं लेंगे तो अपने आप 60 हो जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ है, यदि हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे और क्या लेंगे, हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, तो लेंगे इस तरह से कि दो कोण 60 नहीं होगा और हमारा तीन कोण जो है, तीनों कोण जो है वो भी हमारा 60 नहीं होगा। ये सभी चलेंगे, है ना, ये सभी हमारे लागू होंगे यहाँ पर। एक नंबर और ये 2 नंबर अब हो जाएगा। पहला नहीं होगा, पहला वो नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा तो यदि हम कहते हैं कि एक कोण हमारा 60 नहीं होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बाकी दो जो कोण होंगे, बाकी दो जो कोण होंगे वो 60 होंगे हमारा। लेकिन यदि ऐसा होगा तो अपने आप 60 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि कम से कम एक कोण 60 नहीं है, नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो है अवयव हमारा समुच्चय ए में नहीं होगा, समुच्चय ए में नहीं होगा, है ना। और ये दोनों होंगे दो कोण, जैसे कि दो कोण 60 यहाँ पर नहीं है, ये हमारे समुच्चय ए में होंगे, दो कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसका मतलब यह हुआ। यहाँ पर तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब ये दोनों समुच्चय हमारे ए में अवयव हो सकते हैं। इस तरह के कोई भी वैल्यू हो सकता है अलग अलग, यहाँ पर 80 40 जरूर नहीं होगा, यहाँ पर 70 भी हो सकता है, यहाँ पर 50 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सभी के सभी त्रिभुज होंगे समुच्चय ए में, है ना, समुच्चय ए में। लेकिन एक नहीं होगा, वो कौन सा होगा, तो वो ये वाला, जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री होगा, है ना, तीनों कोण 60 डिग्री होगा। और जो इसमें तीनों कोण 60 डिग्री होता है ना, तो उसका होता क्या है कि जब तीनों कोण 60 डिग्री होता है तो उसका तीनों भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा होता है, क्या नाम पड़ा होता है, सम। सम मतलब कि बराबर, सम बाहु त्रिभुज। क्या है, सम बाहु त्रिभुज, जिसका तीनों बाह जो है, तीनों भुजा जो है क्या है, सम है, समान है, बराबर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है समबाहु त्रिभुज। तो हमको निकालना क्या है, ए का पूरक, ए का पूरक। तो सर्वात्रिक समुच्चय हमारा जो होगा, सर्वात्रिक समुच्चय हमारा जो होगा वो हमारा क्या दिया गया है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है, क्या, सर्वात्रिक समुच्चय। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम हल कर लिख देते हैं कि हमारा जो सर्वात्रिक समुच्चय जो होगा वो क्या होगा, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए सर्वात्रिक कोण त्रिभुज हो गया, सर्वात्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। और जो हमारा समुच्चय ए होगा, समुच्चय ए होगा, उसमें क्या होगा, तो सभी त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी त्रिभुज जिनमें 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 कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, जिनमें कम से कम एक कोण जो है क्या है, 60 डिग्री से हमारा भिन्न है, मतलब कि 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समुच्चय ए, ठीक है ना।
तो इसमें सभी के सभी त्रिभुज आ जाएंगे समुच्चय ए में, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ाकर, क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं होगा जो कि 60 के अलावा होगा, है ना। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि सब के सब 60 है। तो इसलिए एक जो पूरक हमारा निकलेगा उसमें जो अवयव आएंगे वो क्या होगा, तो सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। सभी क्या, हाँ, जिसकी भुजा मान लीजिए कि किसी का यदि ये 4 है यूनिट, 4 इकाई है, किसी में 5 इकाई है, यदि ऐसा होता है तो अलग अलग इकाई जब भुजा लेंगे तो भुजा के हिसाब से ऐसे कह सकते हैं कि सभी सम बाहु त्रिभुजों का क्या समुच्चय। तो इस तरह से ये हमारा निकल कर आ गया ए का पूरक, ठीक है ना। तो इसको समझना है कि ये जो समुच्चय होगा उसमें ये समुच्चय से ये त्रिभुज नहीं आएंगे, इस तरह के त्रिभुज नहीं आएंगे, इसमें तीनों कोण समान होंगे, 60 होंगे, तीनों कोण 60 होंगे। लेकिन इस तरह के आएंगे जिसमें दो कोण 60 से भिन्न होगा, मतलब कि अलग होगा, ठीक है ना। दो कोण मतलब कि एक हमारा क्या लिए थे हम लोग 80, एक और 40 लिए थे ना, और एक कितना लिए थे हम लोग 60 ले लिए थे। तो वहां पर एक तो 60 था, लेकिन दो तो जो है 60 से भिन्न, 60 से अलग है ना, कम से कम दो तो चलेंगे, तीन भी चलेंगे, तीनों कोण अलग है। लेकिन कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है ना। कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम एक कोण 60 नहीं रखते हैं और बाकी दो कोण 60 रखते हैं तो तीसरा कोण अपने आप 60 हो जाएगा, है ना। तो वो तो रहेगा नहीं समुच्चय में। यदि ऐसा करते हैं तो वहां पर तो लागू नहीं होगा ये बात कि कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, क्योंकि हमारे तीनों के तीनों 60 हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सभी बाकी ये सभी क्या है, ये समुच्चय एक अवयव हो जाएंगे। तो समुच्चय एक अवयव कौन नहीं होगा, तो एक कौन सा, जिसमें 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 क्या कि तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसमें लागू नहीं होगा। यहाँ पर कोई एक भी कोण नहीं है, कोई एक कोण है यहाँ पर जो 60 डिग्री नहीं है, नहीं है। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय ए का पूरक का एक मतलब इस तरह के अवयव होंगे समुच्चय ए के पूरक में। ये हो गया। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। कि जो समुच्चय ए है और ए का जो पूरक है दोनों का सम्मिलन क्या होगा, है ना। तो जो हमारा समुच्चय ए होगा, जो समुच्चय ए होगा यहाँ पर देखिए, समुच्चय ए जो है और ए का जो पूरक है ये जो है, दोनों का सम्मिलन क्या होगा, दोनों जो मिला देंगे तो हमारा सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। यदि समुच्चय ए में समकोण त्रिभुज आ जाता, ये वाला समबाहु त्रिभुज जो आ जाता, समबाहु त्रिभुजों का जो समुच्चय वो भी आ जाता समुच्चय ए में, है ना। ये भी यदि अवयव आ जाता है, इस ए के पूरक का जो अवयव है यदि हमारा और ये जो है ए में जो अवयव है यदि दोनों मिल जाएंगे तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा अपने आप। तो इसलिए यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय ए का जो पूरक होगा दोनों का सम्मिलन जो होगा वो क्या होगा, सर्वात्रिक समुच्चय होगा। वेन आरेख से समझे इसको, तो वेन आरेख से कुछ इस तरह से होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई हमारा समुच्चय ए यहाँ पर है, इसको मान समुच्चय ए है, तो इसको हम वेन आरेख से इस तरह से कलर कर दिए, हमारा समुच्चय ए निकल गया। वेन आरेख में एक वृत्त ले लिए समुच्चय ए के लिए और इसको कलर कर दिए, ये हमारा समुच्चय ए को बता रहा है। उसी तरह से समुच्चय ए का जो पूरक होगा उसके लिए हमारे ये होंगे, ये समुच्चय एक अवयव को छोड़कर बाकी सभी को हम कलर कर देंगे यहाँ पर, है ना। ये हमारे समुच्चय ए का पूरक को बता रहा है। दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, सभी के सभी कलर हो जाएंगे, तो सभी के सभी कलर हो जाएंगे, सभी सही मिल जाएंगे। जो क्या होता है, आयत होता है, जो किसके लिए आता है, हमारा सर्वात्रिक समुच्चय के लिए आता है। तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे और यहाँ पर भर देंगे। दूसरा नंबर जो है कि फाई का पूरक, फाई का पूरक क्या होता है, फाई मतलब कि रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का मतलब कि उसमें एक भी अवयव नहीं है ना। तो सर्वात्रिक समुच्चय से जब उसका पूरक करना होगा तो मतलब सर्वात्रिक समुच्चय से एक भी अवयव नहीं हटाएंगे, जब एक भी अवयव नहीं हटाएंगे तो उसका जब समुच्चय बनाएंगे तो स्वयं सर्वात्रिक समुच्चय ही आएगा, सर्वात्रिक समुच्चय ही आएगा। तो इसका मतलब कि फाई का पूरक को हम लोग सर्वात्रिक समुच्चय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सर्वात्रिक समुच्चय और समुच्चय ए का जो सर्वनिष्ठ होगा, मतलब कि कौन कौन से अवयव होंगे जो कि सर्वात्रिक समुच्चय में भी होंगे और समुच्चय ए में भी होंगे। तो जो समुच्चय ए के जो अवयव होंगे वो सभी के सभी सर्वात्रिक समुच्चय होंगे, है ना। तो इसलिए जो दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा वो समुच्चय ए आएगा।
तीसरा जो है कि समुच्चय ए के पूरक का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चय ए को यदि हम बनाए वेन आरेख से, तो समुच्चय ए हमारा ये है। समुच्चय ए का जो पूरक है यदि उसको हम वेन आरेख से बनाए तो हमारा ये है, ये ए का पूरक हो गया। इसमें ए के अवयव को कलर कर दिए, जो वृत्त ए था उसको कलर कर दिए, बाकी कलर नहीं किए। मतलब कि और इसमें क्या है कि ए के पूरक मतलब कि ए के अवयवों को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वात्रिक समुच्चय के अवयव होंगे उनका हम समुच्चय बनाते हैं। मतलब कि बाकी जितने भी हो गए समुच्चय ए को छोड़कर सबको हम कलर कर दिए आयत में। अब जब सर्वनिष्ठ का मतलब कि दोनों में जो समान होगा अवयव, मतलब कौन कौन से हिस्से हैं जो कि इसमें भी रंगा हुआ है और यहाँ पर भी रंगा हुआ है, तो कोई हिस्सा नहीं है जो कि इसमें भी और इसमें भी रंगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है वृत्त रंगा गया है और इसमें वृत्त को छोड़कर बाकी रंगा गया है आयत। इसलिए यहाँ पर जो आएगा दोनों का सर्वनिष्ठ में वो हमारा फाई आने वाला है, एक एक समुच्चय आने वाला है ना। तो इस तरह से ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है कि सर्वात्रिक समुच्चय का पूरक। सर्वात्रिक समुच्चय के पूरक का मतलब यह हुआ कि सर्वात्रिक समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सभी को क्या करेंगे, सभी को हटा देंगे उसी समुच्चय से, और जो रह गया तो क्या रहे, कुछ नहीं रहेगा उसमें अवयव, उसमें कुछ भी अवयव नहीं रह जाएंगे। तो उसका जो समुच्चय बनेगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वात्रिक समुच्चय का जो पूरक होता है वो हमारा फाई होता है, और फाई का और समुच्चय ए का जब सर्वनिष्ठ करेंगे तो इसका मतलब कि फाई में एक भी अवयव नहीं है और समुच्चय ए में कुछ अवयव यदि होंगे मान लेते हैं होंगे, तो दोनों का जब सर्वनिष्ठ का मतलब कि दोनों में कौन कौन से अवयव है जो कि दोनों में समान होंगे। तो चूंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव हो भी नहीं करता तो समान कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, तो दोनों का जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय बनेगा क्या होगा कि उनमें अवयव कुछ नहीं होंगे, क्योंकि रिक्त समुच्चय क्या होता है यहाँ पर कि एक भी अवयव हो भी नहीं करते हैं। और जब रिक्त समुच्चय को किसी एक के साथ में सर्वनिष्ठ किया जाए, मतलब कौन कौन से अवयव है जो कि दोनों समुच्चय में समान है, तो कोई नहीं होगा, मतलब वो भी हमारा क्या आएगा, रिक्त समुच्चय जो कि फाई ही आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कर लिए, और हमारा ये जो एक्सरसाइज जो था हमारा प्रश्नावली 1.5 समाप्त होता है। और आप लोग इसी तरह से मन लगा पढ़िएगा और पढ़ाई पर अपन ध्यान देते रहिएगा। धन्यवाद।